तो इन टूडेज न्यूज़पेपर व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज, सबसे पहले तो ये न्यूज़पेपर जो है अपन मेंस के लिए पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना। प्रीलिम्स के लिए एक 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की क्लास होगी। आज से वो वापस से अपन रिज्यूम कर रहे हैं। उसमें ऑलमोस्ट 8 क्लासेस हो गई हैं अपनी, और 8 क्लासेस के बाद 9th क्लास आज होगी इसके अंदर, राइट। और वो 1.5 ईयर करंट अफेयर्स की क्लासेस का जो अब पूरी जो क्लास होंगी 15 क्लासेस हो जाएंगी, तो उसके बाद हम आपका एक प्रीलिम्स बेस्ड टेस्ट ले लेंगे उसके ऊपर, राइट। एक 50 MCQ का टेस्ट ले लेंगे, तो उसको आप पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, जिससे कि वो टेस्ट के लिए आप प्रिपेयर रहें, राइट। चलो टेस्ट के बारे में बात करते हैं। पहले अपन देखते हैं कि वापस से यूएस स्ट्राइक ईरान, तेहरान हिट्स द हिट बैक द गल्फ स्टेट सेज हॉर्मोज शट। ये सब चीजें अपन इसके अंदर पढ़ चुके हैं, राइट। बार बार में पढ़ने से इसको कोई मतलब नहीं, मतलब पढ़ चुके हैं मतलब कि ये चीजें होती रहेंगी। ये अब ऐसी न्यूज है ना, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना हमको, राइट। इनको हो जान दो, एक बार लड़ लो भाई। तो लड़ लोगे उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ भाई हमको किस तरह से इसका एनालिसिस करना है। तो अभी लड़ ही रहे हैं, बीच में ये सी फारर्स वाला इशू आ रहा है, वो सब चीजें, इतना अटैक हो गया, ये हो गया, इन सबको एक साथ अपन पढ़ लेंगे अभी, क्योंकि हम पढ़ भी लेंगे फिर वापस कल को बोलेंगे कि शांति वार्ता कर लेते हैं, राइट, पीस टॉक्स कर लेते हैं, फिर पीस टॉक्स करेंगे, फिर वापस लड़ मरेंगे। तो इनकी लड़ाई के चक्कर में हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, ठीक है। चलो हमारा जो हमको पहला एडिटोरियल पढ़ना है दैट इज पॉपुलेशन से रिलेटेड है। डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं कंट्री के अंदर, और आने वाले समय में बहुत सारे डेमोग्राफिक चेंजेस देखेंगे, उसके बारे में हम इसके अंदर बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पर स्टार्ट ऐसा है कि इसने इस तरह से स्टार्ट करा है, इसको मैं आपको समझाता हूँ कि एक है मालथूस, मालथून, रॉबर्ट मालथूस थे। रॉबर्ट मालथूस है ना 1800 के अंदर ये बोल के गए थे कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ना, वो एक तरह से क्या होता है कि ज्योमेट्रिक मीन्स की तरह इंक्रीज होती है। मतलब 2 4, फिर 4 का 16, 4 4 जा 16, 16 16, 256, इस तरह से होता है। और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पॉपुलेशन इंक्रीज ऐसे होते हैं, और रिसोर्सेज जो होते हैं ना, जैसे फूड जो होगा वो बहुत, जैसे 2 + 2 4, 4 + 2 6, ऐसे इंक्रीज होगा। तो आप यहाँ पर देखो, ये मालथूस ऐसे कह के कहते कि देखो भाई पॉपुलेशन तो ऐसे इंक्रीज हो रही है, राइट, और रिसोर्सेज ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगी और रिसोर्सेज बहुत कम रह जाएंगे। दैट इज नोन एज मालथूस प्रिंसिपल, ठीक है। तो मालथूस ऐसे कहें कि भाई पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है एकदम से, और खाने की चीजें जो है ना, फूड, वो कम है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि ये जो पॉइंट है इसके अंदर क्या होगा कि खाना तो कम हो जाएगा, जैसे मान लो ये फूड है, फूड तो कम हो जाएगा, पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आएगी, और उसके बाद भुखमरी आएगी, राइट। तो ये टाइम है, टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रही है एक्सपोनेंशियल, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, जबकि ये बिल्कुल एक लीनियर वे में बढ़ रहा है। क्या, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब हो गया लैंड, एग्रीकल्चर, है ना, फूड और ये सब चीजें। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ क्राइसिस, जिसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और रिसोर्सेज कम रह जाएंगे, राइट। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और रिसोर्सेज कम रह जाएंगे, और ये जो पॉइंट है दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ क्राइसिस, को अपन पॉइंट ऑफ क्राइसिस बोले, ठीक है। बट इस एडिटोरियल में बता रहा कि वो अब उल्टा रहा है, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। अगर हम टोटल फर्टिलिटी रेट देखेंगे, ठीक है, वो भी काफी डिक्रीज हो रही है, और वो रिप्लेसमेंट रेट के इक्वल हो गई है, रिप्लेसमेंट रेट के, राइट। तो क्या होता है, ये सब चीजें अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। तो अभी ये कह रहे हैं, देखो विजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि हम पहले सोचते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। एक भाई था 3 सेंचुरी एगो, मालथूस, वो भी बोल के गया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ इतना ज्यादा हो जाएगा कि फूड सप्लाई को आउटपेस कर जाएगा वो, और उससे फेमाइन और डिजीजेस, भुखमरी और डिजीजेस बढ़ेंगी, माल न्यूट्रिशन बढ़ेगा, इस तरह से होगा। बट आज के टाइम पे अगर हम देखें, टुडे द फोकस सीम्स टू हैव शिफ्टेड टू कंसर्न अबाउट द अंडर पॉपुलेशन। आज हमारे दिमाग में आ रहा है, अरे भाई कहीं हम खत्म ना हो जाए, बहुत सारी पॉपुलेशन खत्म, पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। आजकल देखो, पहले तो जैसे वी आर 5 ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है, बट अब मेरा जो प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग, उसमें मैं 1 चाइल्ड की तरफ जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो पहले ऐसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंशन था, राइट। अब लोग बाग एक दो बच्चे, कई लोगों को शादी नहीं करनी, फालतू का झंझट है साहब, ठीक है, जो कहीं ना कहीं किसी की ना किसी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही भी है, राइट। तो कई लोग तो ऐसे सोच रहे हैं जो अनमैरिड ही रह रहे हैं, राइट, पॉपुलेशन ही नहीं हो रही है। तो अब ये दिक्कत आने लग गई यार, पॉपुलेशन कहीं खत्म ना हो जाए, समझ में आ रहा है। इलन मस्क जो है, उन्होंने तो कहा भी है कि पॉपुलेशन जो कोलैप्स हो रहा है, वो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग से भी ज्यादा खतरनाक चीज है भाई, ठीक है। तो मतलब अब स्टेज जो है दैट इज टर्न अराउंड, पहले ऐसे था अब ऐसा हो गया, ठीक है। पहले पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए उसके लिए दिक्कत थी, दिस इज ए स्ट्रेंज टर्न अराउंड, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 1800
में द वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज बिलियन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज लेस देन 30। उस टाइम भी, उस टाइम जब बिलियन ही पॉपुलेशन थी सिर्फ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 ईयर से ज्यादा नहीं होती, उस टाइम भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात हो रही थी। बट डिस्पाइट द पॉपुलेशन ग्रोइंग टू ओवर 8 बिलियन, मालथूस डूम्सडे अभी तक नहीं आया है। कि मालथूस ने कहा था ना एक समय ऐसा आएगा कि ये जो पॉइंट ऑफ क्राइसिस होगा, इसमें क्या हो जाएगा, उसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा, बीमारियां बढ़ने लग जाएंगी, मारामारी हो जाएगी, राइट। पर अभी तक ऐसा नहीं है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जबकि 70 हो गई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझ तो ना, कि एक आदमी ऑन एन एवरेज कितना जीवित रहता है। तो पहले 30 साल थी, मस्त था, 30 साल तक का जीवन है, आराम से मस्त निकलता था पहले, निकलता होगा, राइट। तो 50 साल तक तो आदमी मर ही मर जाता था, राइट। अब 70 साल लग जाते हैं आदमी को मरने के अंदर, ऐसे कह रहे हैं। फिर भी मालतू उसका जो सोचना था, प्रिडिक्शन था, वो तो कुछ हुआ नहीं। अब देखो क्या हुआ, कि जैसे मान लो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो अपने आप चीजें समझ जाती थी। कैसे सिमट जाएगी, कि पॉपुलेशन बढ़ गई तो ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया, कि अब खाने को होगा ना तो वैक्यूम क्रिएट होगा, तो ग्रीन रिवोल्यूशन हो जाएगा। ग्रीन रिवोल्यूशन हो जाएगा तो बहुत सारा फूड प्रोडक्शन हो जाएगा। देखो ना, पहले अपना फूड प्रोडक्शन जो होता था, ये तो अपन ने पढ़ा ही है, ठीक है। राइस और व्हीट का प्रोडक्शन होता था, वो क्या था हमारा, शिप टू माउथ चलता था। बाहर के लोग, बाहर की शिप से आता था और हमारे, हम उसको खाते थे। अब हम इतना सारा कर रहे हैं कि एफसीआई बढ़ा हुआ है, ठीक है। अपन ने एक पढ़ा था यार एडिटोरियल, एफसीआई इतना भरा हुआ है, सब कुछ इतना सारा, इथेनॉल वाला जो अपन ने पढ़ा था, राइट। उसके अंदर तो सब कुछ इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ठीक है, हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम अपने हिसाब से चीजें करने लग जाएंगे। पहले कम रोड थी, कम हाईवेज थे, अब ज्यादा हाईवेज बना लेंगे। तो ये इसी तरह से ये बोल रहे हैं कि ऐसा जो अपन सोचते हैं ना, कि यार एक दिन ऐसा होगा कि सब कुछ इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी और सब, तो उस टाइम पे जब 1800 में बैठ के सोच रहे हैं, तो ऐसा सोच रहे होंगे 2026 तक तो दुनिया खत्म है ना, ऐसे सोच रहे होंगे। बट ऐसा होता नहीं है। देखो, आर फियर्स ऑफ श्रिंकिंग वर्कफोर्स इक्वली फिल्म से, अब क्या हो रहा है कि हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि वर्कफोर्स कहाँ रहेगी भैया। अब तो वर्कफोर्स तो रहेगी नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन कम होती जा रही है, राइट। अब हमारे दिमाग में जो आ रहा है, जैसे पहले मालथूस के दिमाग में ये आता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि भाई वर्क, वो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि फूड क्राइसिस आ जाएंगे, है ना, पर आए नहीं। वैसे अभी हमारे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि वर्कफोर्स जो है ना, वो खत्म होती जा रही है। वर्कफोर्स खत्म क्यों होती जा रही है, क्योंकि पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही है ना। तो पॉपुलेशन डिक्रीज होती जा रही, तो वर्कफोर्स खत्म हो जाए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वर्कफोर्स खत्म हो जाएगा। हमारे दिमाग पे ऐसा भी आना चाहिए, राइट। पर जैसे अब आप इसको थोड़ा समझ, जस्ट एज इंप्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर एंड द ग्रीन रेवोल्यूशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू फीड द वर्ल्ड, इट सीम्स कि जैसे जैसे वर्कफोर्स कम होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके कारण काम चल जाएगा, स्मॉलर वर्कफोर्स में भी काम चल जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां तक किसको अंडरस्टैंड हो गया है? जल्दी से लेट मी नो। थोड़ा सा टिपिकल आर्टिकल है, जल्दी से बता दो किस किस को समझ में आ गया। जल्दी से चैट के अंदर जल्दी जल्दी बता दो, टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू का। और नहीं आया तो बता दो एक बार। तो मालथूस ऐसे कह के देखो, 1800 के अंदर मालथूस नाम का बंदा है, उसने बोला कि भाई देख पॉपुलेशन हो रही है इनकी तगड़ी वाली, राइट। और दूसरी चीज ये है कि फूड हो रहा है अपना कम स्पीड से इंक्रीज, तो एक दिन ऐसा आएगा वो आउटपेस कर जाएगा। दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ क्राइसिस, दैट इज मालथूस। और अब हम क्या सोच रहे हैं, आज के डेट में हम ये सोच रहे हैं यार पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, वर्कफोर्स का क्या होगा। तो जैसे मालथूस का जो सोचना था कि सब मर जाएंगे, सब क्राइसिस आ जाएगा, डिजीजेस हो जाएंगे, वैसा तो कुछ हुआ नहीं। वैसे ही हम ये सोच रहे हैं कि वर्कफोर्स का कम हुआ है, जो वर्कफोर्स कम हो रहा है, तो उससे कहीं काम ना रुक जाए। जैसे इलन मस्क कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग से भी बड़ी समस्या है कि लोग बाग अब कम हो रहे हैं, पॉपुलेशन कोलैप्स हो रही है, इसके अंदर वर्कफोर्स चली जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि अब जैसे वर्कफोर्स कम होने लगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अदर टेक्नोलॉजीज, वो सब चीजें ले लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली शायद। ऐसा ही समझ रहे हैं। जैसे मालथूस वाले में कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही इस वाले थॉट प्रोसेस में भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो हाउएवर द हार्म्स, पर सोशल फैब्रिक जो है फ्रॉम दिस ओवरबोम क्लेम्स मे बी इनकैलकुलेबल, ठीक है। डिस्कशन ऑफ पॉपुलेशन डिवॉल्व इनटू द डिबेट्स लाइक चाइल्ड बियरिंग एंड अल्टीमेटली सेंटर ऑफ द वीमेन्स बॉडी। अब इसको समझो। अब देखो ऐसा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, ये फियर है मान लो किसी के दिमाग में। तो इस फियर को हटाने के लिए, और इस चीज का उपाय क्या, उस चीज का उपाय क्या है, कि ज्यादा बच्चे पैदा हो। अब बच्चे पैदा किसको करने, मैन को तो करने नहीं, फीमेल को ही करने, फीमेल को। अब फीमेल के रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर अचानक से खतरा आ जाएगा, अगर ऐसे ऐसे अपन कहते रहेंगे कि एक दिन ऐसे आएगी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, फिर वर्कफोर्स का क्या होगा।
तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है, जैसे ये फीमेल चाहती हैं कि इसके रिप्रोडक्टिव राइट का मतलब ये है कि ये चाहती हैं कि भाई मैं 2 ही बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, पर बोले नहीं नहीं साहब, डिमांड तो आ रही है 5 बच्चों की, नहीं तो वर्कफोर्स का क्या होगा। तो अल्टीमेटली सोसाइटी के अंदर फीमेल के ऊपर बर्डन आएगा, ऐसा ही बोल रहा आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कि इसके कारण ये जो हमारा ये जो ओवर ब्लोन क्लेम्स है हमारा कि एक दिन ऐसा आएगा वर्कफोर्स खत्म हो जाएगी, वर्कफोर्स का क्या होगा। तो डिस्कशन ऑफ पॉपुलेशन डिवॉल्व इनटू द डिबेट्स अबाउट द चाइल्ड बियरिंग एंड अल्टीमेटली सेंटर ऑन द वीमेन्स बॉडी। ठीक है, जैसे मालथूस कहता था, मालथूस ऐसा कहता था कि भाई अगर मान लो इस चीज से बचना है ना हमें, तो फीमेल्स को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, फीमेल्स को कम फर्टिलिटी करनी पड़ेगी, है ना। कि फूड क्राइसिस से बचना है तो हमको ऐसा करना होगा। तो अब यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि अब ये हो रहा है कि भाई देखो कि मॉडर्न ग्लोबल डिस्कोर्स एम्फेसाइज ए रिटर्न ऑफ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, कंट्रोलिंग एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है उसका एक्सेस कम हो, राइट, जिससे ज्यादा बच्चे पैदा हो। समटाइम्स क्रिमिनलाइज अबॉर्शन, अबॉर्शन को क्रिमिनलाइज, जिससे ज्यादा बच्चे पैदा हो। और इंडियन डिस्कोर्स इकोज द ग्लोबल डिस्कनेक्ट विद सम यूनिक ट्विस्ट, और भारत के अंदर तो कुछ और थोड़ा सा एंगल रिलीजन का इनका इस तरह से आ जाता है, समझ में आ रहा है। तो अब आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो मालथूस तो ऐसे कह के ही आता, मालथूस देखो क्या कह के गया, और मालथूस के जस्ट अपोजिट अभी चल रहा है, राइट। तो मालथूस तो ऐसे कह के गया कि है ना विमेन को मैरिज डिले करनी चाहिए, है ना, अगर फूड क्राइसिस से बता है तो यहाँ पे भी फीमेल के ऊपर ही रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैरिज डिले करनी चाहिए, चाइल्ड जो है उसके अंदर मोर रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, ठीक है, कि भाई नहीं बच्चे ही पैदा ना करें, मोर रेजिस्टेंस दिखाना, तब जाकर ये विश्व बचेगा फूड क्राइसिस से। आज की डेट में क्या कहेंगे, आज की डेट में कहेंगे भाई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो कम हो, राइट, कि ऐसे नहीं कि हर एक को हर एक के पास अवेलेबल हो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कम करो क्योंकि बच्चे पैदा ज्यादा करने हैं, राइट। विमेन की फर्टिलिटी, विमेन की रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, उनको उनके ऊपर खतरा आएगा, समझ में आ रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आप देखें कि इसके अंदर इस तरह के डिस्कोर्स यहाँ पर चल रहा है। तो ये मालथूस तो ये कहता था कि विमेन को, और इसी तरह से विमेन को कम बच्चे पैदा करना चाहिए, उसके ऊपर जिम्मेदारी है। इसी तरह से अब मॉडर्न ग्लोबल डिस्कोर्स के अंदर ये सब चीजें आ रही। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब मॉडर्न डिस्कोर्स के अंदर यह है कि ट्रेडिशनल फैमिली जो होती थी, फैमिली वाला कॉन्सेप्ट, फैमिली रोल्स वाला कॉन्सेप्ट होता था कि फीमेल फीमेल को क्या करना है, कि फीमेल तो जैसे इट इज लाइक ए मशीन टू बर्न चाइल्ड, और फिर उसकी देखभाल करती रहे। काम वाम करने से क्या मतलब है, फीमेल को काम नहीं करना चाहिए, घर के बच्चों को देखे 3-4 बच्चे पैदा करे और आराम से बच्चों में लगी रहे, राइट। कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था, ठीक है। अगर हम देखें हमारी जनरेशन से पहले कॉन्ट्रासेप्टिव्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। तो वहां पे एक बच्चा होता था, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अपने आप लाइन लग जाती थी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का कोई था नहीं। प्लस अबॉर्शन जो है, अबॉर्शन राइट्स, अबॉर्शन को इलीगल, कई कंट्रीज में तो अबॉर्शन इलीगल है। तो ये वाली टेंडेंसीज अब ज्यादा बढ़ेंगी। और इंडिया के अंदर तो और भी चीजें हैं, इंडिया के अंदर देखो रिलीजियस डायमेंशन के अंदर, पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर इस इशू को देखा जाता है, पॉपुलेशन बढ़ने वाले इशू को। जैसे कि हमारे यहाँ पे फेमस है कि रिलीजियस एंगल में तो ये है ही, कि जैसे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं कि ऐसा होगा कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जो होगी ना आने वाले समय में हिंदूज से ज्यादा हो जाएगी हिंदुस्तान में, जिस तरह से वो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उधर। जबकि अगर फैक्ट्स, अगर हम देखें, फैक्ट्स हम देखें, तो मुस्लिम और हिंदू की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, ठीक है, पहले कंपेयर और सेम रेट पे डिक्लाइन हुई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि इंडिया के अंदर तो इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट हैं, जिससे कि फियर और ज्यादा बढ़ जाता है, और ज्यादा फियर बढ़े तो अल्टीमेटली फीमेल के रिप्रोडक्टिव राइट्स ही छीने रहेंगे। थोड़ा अलग तरह का एडिटोरियल, एक नया डायमेंशन तुमको देगा। फर्स्ट इन इंडिया ऑन द वर्ज ऑफ डीपॉपुलेशन एज रिसेंट आर्टिकल सजेस्ट, कि भारत जो है डीपॉपुलेशन पे है, राइट, भारत की पॉपुलेशन कम हो रही है। If we accept the United Nations projections using their medium variant, the Indian population will grow 1.7 billion and then decline by the end of 21st century, returning to the present level of 1.4 billion. तो ये यूनाइटेड नेशन का स्टैटिस्टिक है, इसको अपन को याद रखना है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि पहले इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी 1.7 बिलियन तक जाएगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी 1.4 बिलियन तक आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। तो भारत के अंदर जो है ना, एक चीज मैं बताना, मतलब बात कट गई थी बीच में, ये बता रहा था, भारत के अंदर जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ को बहुत एंगल से देखा जाता है। रिलीजियस एंगल से कैसे देखा जा रहा है, रिलीजियस एंगल से ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम्स जो हैं वो ज्यादा ग्रोथ कर लेंगे, राइट। और एक दिन ऐसा आएगा, पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं ना, कई लोग आपने सुना भी होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मुस्लिम्स विल बिकम ग्रेटर देन द हिंदूज, तो हिंदूज को भी ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए।
आर यू गेटिंग? तो इस ये एक डर और है, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा पॉपुलेशन जो है ना, दैट इज ए इशू। इलेक्शन के अंदर इशू होता है कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कैंपेन करती है ना, तो उसके अंदर पॉपुलेशन भी एक इशू होता है टू मोबिलाइज द वोटर्स। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से पॉलिटिकल प्लस प्लस अगर हम देखेंगे कि जेंडर डायमेंशन भी इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वर्क करता है, कि सोशल प्रेशर क्रिएट हो, अगर फर्टिलिटी फॉल कर रही है, अगर भारत की समाज की फर्टिलिटी, हिंदुस्तान की फर्टिलिटी फॉल कर रही है, तो एक सोशल प्रेशर आ जाएगा कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। इससे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर एक तरह से प्रॉब्लम होगी, रिप्रोडक्टिव चॉइसेस के ऊपर प्रॉब्लम होगी, माई बॉडी माई रूल वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए इस इशू को डिस्कस करना चाहिए। इस इशू को अगर हम फैक्चुअली डिस्कस करें तो यूनाइटेड नेशन बोलता है कि पॉपुलेशन अपनी बढ़ेगी, 1.7 बिलियन तक पॉपुलेशन जाएगी एक बार, ठीक है, एंड ऑफ 21st सेंचुरी, और उसके बाद फिर वापस डिक्रीज करेगी 1.4 बिलियन तक। ठीक है, इवन एक और स्टडी है वो तो कहती है 1 बिलियन से भी नीचे चली जाएगी हमारी पॉपुलेशन। एक तो ये चीज हमको याद रखनी, ये वाले पॉइंट हमको याद रखना है, यूनाइटेड नेशन का प्रोजेक्शन इस तरह से है भारत पॉपुलेशन को एक्सप्लेन करते हो। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारी डेमोग्राफी के बारे में हम बात करें, इंडिया की डेमोग्राफी की, सेकंड विद एन एजिंग पॉपुलेशन विल इंडिया फेस ए वर्कफोर्स शॉर्टेज, वर्कर शॉर्टेज। देखो, पॉपुलेशन एज कर रही है हमारी, नो डाउट अबाउट दैट, है ना। अब 60 से ज्यादा लोग पैदा मतलब हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं, तो जो भी हैं वो बूढ़े हो जाएंगे, करेक्ट। तो 60 से ज्यादा वाले लोग बढ़ेंगे आने वाले, तो वर्कफोर्स जो होगी वो कम हो जाएगी, वर्कफोर्स, दैट इज फॉर श्योर। देखो ये भी डेटा अपन को याद करना है। प्रोजेक्शन प्लस फ्रॉम द पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया इंडिकेट्स दैट शेयर ऑफ द पॉपुलेशन इज 60 एंड द ओल्डर विल राइज फ्रॉम 11% टू 28% बिटवीन 2021 टू 2051। दिस इज इंपॉर्टेंट डेटा। कभी आपको ओल्ड केयर वाला सिस्टम बनाना हो, बताना हो, तो आप ये बता सकते हैं, कभी पॉपुलेशन की डेमोग्राफी आपको पता होनी चाहिए कि आने वाले समय में हमारी पॉपुलेशन कैसे जाने वाली है, तभी जाके आप पॉलिसी मेकिंग अच्छी कर सकते हैं। तो आने वाले समय में अगर आप देखेंगे कि हमारी पॉपुलेशन ओल्ड एज की तरफ जाने वाली, तो ओल्ड केयर फैसिलिटीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ओल्ड केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए, राइट। पॉपुलेशन को संभालने के लिए गवर्नमेंट के दिमाग में होना चाहिए। खैर, अभी हमारी सेडिटोरियम में ये बोल रहे हैं कि क्योंकि ओल्ड एज वाले बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर विल बी वर्कर शॉर्टेज, पर जो बच्चे हैं वो भी बड़े हो जाएंगे, तो ऐसा कोई ज्यादा खास नहीं पढ़ा जाएगा। वर्क एज पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 66% है अभी, तो ज्यादा से ज्यादा 64% तक आएगी, और उसके अंदर एआई लेड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। और ये हमारे पास एक चांस है, अगर वर्कफोर्स कम भी हो रही है तो हमारे पास चांस है, वर्कफोर्स कम हो रही है तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कराएं, तो वर्कफोर्स बढ़ जाएगी। तो ये हमारे पास एक चांस है, हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, डेवलपमेंट करें। ठीक है, तो विद एन एआई लेड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड पोटेंशियल टू रिक्रूट द वीमेन वर्कर्स हु आर लार्जली आउटसाइड द लेबर फॉर्मल लेबर फोर्स, इवन दिस स्लाइट डिक्लाइन, अगर इतना डिक्लाइन भी होता है तो कोई मैनेजेबल है, इट कैन बी मैनेज्ड। तो ऐसा कोई वर्कफोर्स हमारा डिक्लाइन नहीं हो रहा कि कहीं हम सोचे कि भाई वर्कफोर्स डिक्लाइन हो रहा है, भाई लगा दो रेल, राइट, बच्चे बच्चे पैदा करो, ऐसा नहीं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो अगर हम फैक्चुअली देखेंगे तो हमारा वर्कफोर्स पहले 66% था, अब 64% हो जाएगा। ठीक है, एजिंग हो रही है, पर एजिंग के अंदर जो बच्चे हैं वो भी तो बड़े हो रहे हैं। थर्ड इज द पॉपुलेशन इन नॉर्थ इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉपुलेशन, अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है एज कंपेयर टू साउथ इंडिया। अब इसका रिpercussion क्या होगा, देखो, पार्लियामेंट के अंदर जो सीट्स होती हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जितनी जिसकी जनसंख्या भारी उतना उसको सीट्स मिलता है पार्लियामेंट के अंदर। अब ये जो है साउथ वाले जो है, कई साउथ वाले जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर वो कम होता जाएगा, नॉर्थ का बढ़ता जाएगा रिप्रेजेंटेशन, और ये नॉर्थ वर्सेस साउथ क्राइसिस जो होंगे वो और ज्यादा हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऐसा लिख रखा है इसके अंदर। थर्ड इज द पॉपुलेशन इन नॉर्थ इंडिया ग्रोइंग फास्टर देन द साउथ इंडिया, इफ सो विल इट डिमिनिश द पावर ऑफ द साउदर्न स्टेट इन द इंडियन यूनियन। ऐसा एक फियर ये है हमारा। देखो हमारा एक फियर ये है, हमारा एक फियर ये है
कि क्या एजिंग पॉपुलेशन जो होगा वो वर्कफोर्स शॉर्टेज पे लेकर जाएगा, तो दैट इज नॉट राइट। इसने इसको प्रूव कर दिया कि देखो ये तो राइट नहीं है कि 66% से 64% तक जाएगी वर्कफोर्स, और वो भी फीमेल लेबर्स का पार्टिसिपेशन आप करा सकते हैं और एआई लेड ग्रोथ कर सकते हैं आप। ठीक है। दूसरी चीज की भाई, अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ती, पॉपुलेशन नॉर्थ के अंदर ज्यादा बढ़ रही है और साउथ के अंदर कम बढ़ रही है, तो साउथ इंडिया एक्सपीरियंस्ड फर्टिलिटी डिक्लाइन अर्लियर देन द नॉर्थ। फॉर एग्जाम्पल 1971 तमिलनाडु के अंदर 7.5% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन थी बाय 2011। इट हैज ड्रॉप टू 6%, और अब 2026 में वो फर्दर डिक्लाइन हो गई, 6% से भी कम हो गई fertility rate, right? Consequently, if electoral seat allocation is based on the population share in 2026 rather than 1971, southern states will lose, है ना? बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये ठीक है कि भाई उसका क्या होगा, उसका दिक्कत हो जाएगा कि रिप्रेजेंटेशन जो होगा पार्लियामेंट में वो कम हो जाएगा। पर यहाँ पे ऑथर एक और एंगल लेकर आ रहा है, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर कम लोग हैं, राइट, तो यहाँ पर डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा ना। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, डेवलपमेंट के लिए तो होता है, रिप्रेजेंटेशन कम होगा पर डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये बोलते हैं, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द हायर इकोनॉमिक ग्रोथ ड्रिवन बाय द लो पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रंस हैज लेड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन द स्टेट लाइक तमिलनाडु। तमिलनाडु की जैसे जैसे पॉपुलेशन कम हुई है वैसे वैसे उसका जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है। देखो, एस्टिमेट दैट द तमिलनाडु शेयर ऑफ जीडीपी ग्रो 7.1% 1990s टू 8.9% 2023-24। तो अगर डेमोग्राफिक पावर कम हो रही है तो इकोनॉमिक पावर आपकी बढ़ रही है, तो बैलेंस हो जाए। तो बैलेंसिंग, तो ये भी कोई डर नहीं है कि नॉर्थ वाले और साउथ वाले के बीच में जो डर है, ये भी कोई डर नहीं, ये भी कोई डर नहीं है कि भाई ओवर एजिंग पॉपुलेशन हो रही है हमारी। तो इस डर के चक्कर में कहीं ऐसा ना कर दें कि दिक्कत हो जाए, राइट। जैसे एक डर और है कि मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया लाइक टू ओवरटेक द हिंदू पॉपुलेशन, ये और हमारा डर रहता है। और मतलब देश के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर तो ऐसे ही डराते रहते हैं, देखो ऐसा होगा हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम ज्यादा हो जाएंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत सारे आप देखें रिलीजियस फिगर्स ने भी कई कई बार ये बोला है, पॉलिटिकल डायमेंशन रिलीजियस फिगर के अंदर ये सब होता है। हमारे अंदर थोड़ा सा और ट्विस्ट है ना। तो ये है, मुस्लिम फर्टिलिटी इज स्लाइटली हायर देन द हिंदू फर्टिलिटी। ये तो कोई डाउट ही नहीं कि मुस्लिम्स के अंदर ज्यादा बच्चे होते हैं एज कम्पेयर टू हिंदू फर्टिलिटी। बट 3 बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो चुका है 2005 से 2021 तक, और उसके अंदर ये बोला गया है कि जो टोटल फर्टिलिटी डिक्लाइन है हिंदू मुस्लिम के अंदर, जो अब कम हो रही है फर्टिलिटी रेट, वो सेम ही रेट पर हो रही है, 0.7। ऐसा नहीं कि इनकी बढ़ गई है, इनके भी कम हो रही है पॉपुलेशन, ऑफ मुस्लिम्स की भी और हिंदूज की भी पॉपुलेशन कम हो रही है, और सेम ही रेट से हो रही है। तो ये भी डर जो है दैट इज नॉट गुड, मतलब दैट इज नॉट रियल। आई होप यू आर गेटिंग दिस। Rudimentary calculation suggests that even after 50 years, 50 साल बाद भी this fertility differential, if unchanged, would result in a small increase in the share of the Muslim। जैसे अभी 15% है तो ज्यादा से ज्यादा 19% हो सकता है। ठीक। तो 3-4 हमारे डर बैठे हुए हैं। जैसे इसने स्टार्ट ही कराया कि पहले जैसे मालथूस था वो डरता था। मालथूस क्या डरता था, ये डरता था कि कहीं पॉपुलेशन बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि फूड क्राइसिस आ जाएंगे। उसने अपनी थ्योरी भी देखी है, रॉबर्ट मालथूस। फिर इसके बाद आज हम डर रहे हैं, आज जैसे एलन मस्क बोल रहे हैं कि भाई बहुत गंभीर समस्या होने वाली है पॉपुलेशन शॉर्टेज। और भारत के अंदर तो ये पॉपुलेशन के बेसिस पे बहुत सारी चीजें डायमेंशंस खुल जाती है। तो इस चीज को डिस्कस करना चाहिए, यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होता है। तो डिस्कस करते वक्त पहले हमने ये बोला कि पहले ये देख लें भाई हमारी पॉपुलेशन कैसी है। तो इसने बताया कि पॉपुलेशन बढ़ तो रही है, 1.7 बिलियन तक जाएगी और फिर कम होकर 1.4 बिलियन तक चल जाएगी। चलो दैट्स फाइन। दूसरी चीज हमको ऐसा है कि हमारी क्या, पॉपुलेशन जब डिक्रीज होगी तो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होगी हमारी कम हो जाएगी क्या, ये हमारे अंदर डर रहता है। तो यहाँ पर ये बोले कि वर्क एज पॉपुलेशन कम नहीं होगी, थोड़ी बहुत डिक्लाइन होगी, 64 से 60% तक चल जाएगी ज्यादा से ज्यादा। बट उसके आगे एआई जो है वो टेक ओवर कर लेगा और फीमेल की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ जाएगी, तो फिर सब सही हो जाएगा। 66% से 64% तक जानी थी। फिर तीसरी चीज जो चीज है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, साउथ इंडिया तो ऐसे पछड़ जाएगा, बोले नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि डेमोग्राफिक पावर उसकी कम हो जाए, डेमोग्राफिक पावर कम हो जाए क्योंकि लोग कम है साउथ, पर उनका इकोनॉमिक पावर बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, जीडीपी वीडीपी बढ़ जाए तो वो बैलेंस हो जाएगा। फिर चौथा पॉइंट ये है कि भाई क्या होगा, भाई मुस्लिम्स ज्यादा हो जाएंगे हिंदुस्तान में और ऐसा, ये सब चीजें।
तो ऐसा भी कुछ नहीं होना, ज्यादा से ज्यादा 15 से 19% होना है। कि वैसे तो इनकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है मुस्लिम्स की, बट अगर हम देखें डिक्लाइन हो रहा है अभी नेशनल हेल्थ सर्वे के हिसाब से, और सभी एक ही रेट पे डिक्लाइन कर रहे हैं, 0.7% हिंदू भी डिक्लाइन हो रही है। तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, 15 से 19% तक ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकती है। तो जो जो डर है उन डर को हटा रहे हैं। तो अबो डिस्कशन सजेस्ट द नीड फॉर कॉशियस बैलेंस अप्रोच फॉर अडॉप्टिंग पॉपुलेशन। अब देखो पॉपुलेशन चेंज जो है उससे डरना नहीं है, हमको कुछ कॉशियसली चीजें करनी, एंड फॉर अवॉइडिंग एग्रेसिव रिटोरिक्स। ये फालतू की चीजें नहीं कि उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी भाई, वर्क एज का क्या होगा भाई, अब हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई बच्चे पैदा करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम ऐसे अगर रिटोरिक्स में घुसते रहेंगे तो फिर हम कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं कर पाएंगे सही से। तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करने के लिए हमें हमें पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जैसे अब उसने बताया कि एक चीज, एक एक डर को उसने बताया, और एक एक डर को कंसिडर द डिस्कोर्स ऑन डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी विच हैड टू बी पॉलिटिकल कॉज फॉर ए रिटर्न टू द ट्रेडिशनल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए इनको, ट्रेडिशनल वैल्यू, डिप्रायोरिटाइजिंग कंट्रासेप्शन, चाइल्ड बोनसेस, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। इंडिया स्टैंड्स इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू द कंट्रीज लाइक जापान, फेस विद एन inflexible gender culture and work family constraints. Nearly 30% of Japanese women remain unmarried into the in their 30s। तो जापान के अंदर क्या था, जापान के अंदर ये था कि भाई स्टार्टिंग के अंदर क्या था, जेंडर कल्चर जो था इनफ्लेक्सिबल था, एंड वर्क फैमिली कंस्ट्रेंट था। नियरली 30% जापानीज वीमेन जो थी वो अनमैरिड रह गई। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण आज जापान जो है बड़ा ओल्ड एज से गुजर रहा है। इन कंट्रास्ट मैरिज एंड द फैमिली रिमेन द लिंचपिन ऑफ द इंडियन फैमिली, जबकि इंडियन फैमिली जो है उसके अंदर शादी के बिना तो काम ही नहीं चलता है। भाई देखो तुम 25 क्रॉस कर जाओगे ना, सारे घर वाले क्या, तुम्हारे सारे परिवार वाले, पड़ोसी अड़ोसी सब, अरे भाई शादी कर दो शादी कर दो, जैसे उनके घर में खाना नहीं पचता उनका। इंडिया के अंदर, जबकि जापान में ऐसा नहीं था। जापान में तो 30% ऑफ जापानीज वीमेन अनमैरिड थी इन देयर 30s। वहां पे लेट एज के अंदर हो जाता है। एनएफएचएस shows that 97% of this is also important, 97% of women are married by the age of 30। ठीक है। My research with Alka Basu shows that the parents often choose to have a single child so they can invest more in the child's education। ठीक है, ये सब चीजें हमारे इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर ये सब चीजें हैं कि एक तो 30 साल से पहले शादी हो जाती है, और दूसरा एक ही बच्चा रखते हैं, जिससे कि अब इस तरफ फोकस हो रहा है कि जिससे कि उसके एजुकेशन और बढ़ते हुए खर्च के अंदर एक ही बच्चा पाल लो वही बहुत है, राइट। रिड्यूसिंग एजुकेशन कॉस्ट, improving quality of education and easing the burden on the parents to supervise homework may do more to increase the fertility than a call for the high fertility, right। तो ये देखो, एजुकेशन कॉस्ट को आप रिड्यूस करो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाओ, पेरेंट्स का बर्डन जो है, ठीक है, वो कम करो होमवर्क और इन सब का, तो इससे फर्टिलिटी बढ़ेगी। इससे मतलब ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए होंगे। अभी एक बच्चे का होमवर्क होता नहीं है पूरा, इतना सारा होमवर्क दे देते हैं, प्लस इतना सारा एजुकेशन कॉस्ट है। अभी थोड़ी देर पहले इसका फीस बढ़ा है शर्बिल का, ठीक है, अभी बस ये क्लास के बीच के अंदर। तो ऐसे 2 फीस चल जाए, 3 फीस चल जाए तो बस हो जाए काम, राइट। तो उसको एजुकेशन को सस्ता करो, ये सब करो तब जाकर होगा। ऐसा थोड़ा ना कि भाई आप राइट्स को छीन कर करोगे ऐसा, इस तरह से ये आर्टिकल। आई होप दिस इज क्लियर। तो थोड़ा बहुत आपको पॉपुलेशन डेमोग्राफी के ऊपर थोड़ा समझ में आया। वैसे सोसाइटी के अंदर सब कुछ पढ़ेंगे, बट अपने दिमाग के अंदर ये सब चीजें होनी चाहिए। और कैसे हार्ड न्यूज पेपर जो होता है जिसकी लैंग्वेज हार्ड होती है उसको पढ़ना जाता है, ये पेपर को इसके अंदर समझ में आना चाहिए। ये है ऑन इंडो पैसिफिक, दिल्ली मस्ट वॉच वर्ड्स एक्शंस। ठीक है, कि इंडो पैसिफिक के अंदर वही चीज है कि दिल्ली बोल तो रहा है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा भाई, बट इसको करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम बोलते तो पहले भी बहुत कुछ बोले हुए हैं, पर इम्प्लीमेंट करने में हमको दिक्कत आती है। तो ये अभी ऐसे ही बोल रहे हैं कि देखो वही चीजें कि डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो एशियन ऑर्डर को वापस चेंज करने की चीजें हो रही हैं। चाइना के साथ ज्यादा झुक गया है, यूएस चाइना G2 सबमिट करेगा अब इस तरह से, और इंडो पैसिफिक लेबल को ड्रॉप कर दिया उसने, राइट। वही सब चीजें बता रखा है। तो इसका मतलब क्या है, यूएसए जो है वो तो इंडो पैसिफिक से भागने की सोच रहा है, प्लस G2 जो है सबमिट करने की सोच रहा है, चाइना के साथ जाने की सोच रहा है। तो चीजें चेंज हो रही है। तो इट अंडरलाइंस दिल्लीज इंटेंट टू स्ट्रेंथन इट्स इंडिपेंडेंट रोल इन द एशिया। अब दिल्ली का ये इंपॉर्टेंट ये रहेगा, यही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ये लिखना था कि इंडिपेंडेंट रोल एशिया के अंदर इंडिया का बढ़ना चाहिए, है ना, और इंडो पैसिफिक वाटर के अंदर बढ़ना चाहिए, राइट। किस तरह से रीजनल पावर्स को इंटीग्रेट करके, जो जिसके डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है उन पावर्स को, जैसे इंडोनेशिया। और आपको इस वाली ये वाली जो समिट हुई थी अभी उसके बारे में भी बताना था, जितना भर भी आपके पास नॉलेज था।
वो सब अगर आपने आंसर में लिखा है तो ही ठीक होगा आंसर, पहला क्वेश्चन जो अपन ने पूछा है वीकली टेस्ट में। तो इट ऑल्सो मार्क्स ए न्यू फेज इन द इंडिया पोस्ट कोल्ड वॉर एंगेजमेंट विद द ईस्ट। भारत में क्या था, देखो भारत के अंदर ये अगर आप देखोगे ये वाला जो एरिया था ना, इसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया 1991 तक। क्यों ध्यान नहीं दिया? बिकॉज ये एरिया जो था वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, इसको सैटेलाइट आसियान नेशंस को सैटेलाइट नेशंस बोलते थे, किसके? यूएसए के। तो ये यूएसए के साथ इंक्लाइंड था, कैपिटलिस्ट माइंडसेट था इसके अंदर ना। ये लोग चाहते थे कि इंडिया के साथ कोई रिलेशन एस्टेब्लिश हो, बिकॉज इंडिया बड़ा कंट्री है, ये छोटे छोटे कंट्री थे, तो इनको ऐसा लगता था इंडिया कहीं हमको दबा ना दे, राइट, कहीं हमारे यहाँ पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का प्रोलिफरेशन ना कर दे। ठीक है, तो ये लोग 1991 से पहले, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर से पहले हमारा कुछ अच्छा रिलेशन नहीं था आसियान नेशन से। हमने जब, ये देखो, जब हमने पोस्ट कोल्ड वार मतलब 1991 के डिसइंटीग्रेशन के बाद हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपनी बनाई कि ईस्ट ईस्ट के अंदर एक्ट एक्ट करना चाहिए, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इस तरह से हमारी बनी उसके बाद में। ठीक है, फिर इसके अंदर ये बता रखा है, राइट, कि कंसिडर आसियान, इंडिया का ट्रेड विद ग्रुपिंग रोज 7 बिलियन इन 2000, 2000 में 7 बिलियन थी, आज 125 बिलियन है 2025। 25 साल में देख लो कितना सारा इंक्रीज हो गया, ऑलमोस्ट पूरा इंक्रीज हो गया, राइट। ड्यूरिंग द सेम पीरियड द चाइना's trade with ASEAN expanded roughly from the 40 billion to 1 trillion। आप ये समझ रहे हैं कि स्टार्टिंग में हमारा जो था 7 बिलियन था, हम 125, इसका 40 बिलियन था, इसका 1 ट्रिलियन की तरफ चला गया चाइना का आसियान नेशन। द गैप इज इक्वली विजिबल। अब ये चीज हमको देखनी चाहिए। अब आप कहो कि भाई नहीं नहीं, हम यहाँ पर पावर देंगे, तो भाई अभी चाइना और इंडिया के बीच में जो, इंडिया चाइना और आसियान और इंडिया और आसियान के बीच में जो ट्रेड गैप है, वो देखो ना कितना ज्यादा, हम 125 बिलियन ही कर रहे हैं और ये 1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम सिर्फ ऐसे बोले कि ऐसा कर देंगे भाई, चाइना के साथ, इनके साथ ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा हमको आसियान के साथ। द थ्री नेशन टूर वाज एन एफर्ट टू नैरो दैट गैप। इस गैप को नैरो करने के लिए ये टूर है। जैसे इंडोनेशिया में डिसीजन ऑफ एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ सबांग पोर्ट, सबांग पोर्ट हमने डेवलप करने की बात करी है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारी मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़े, लॉजिस्टिक बढ़े, नेवल कॉर्पोरेशन बढ़े। ठीक है, ये देखो सबांग। अब आप समझ ही रहे हैं, ये स्टेट ऑफ मलाका है और ये सबांग पोर्ट, इसको ये डिसाइड करा गया इंडोनेशिया में कि भारत और इंडिया मिलकर इसको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। अब आपको पता है इसका कितना इंपॉर्टेंस है, यहाँ से कोई भी जहाज जाएगा उसको अपन को पता चल जाएगा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के अंदर, लॉजिस्टिक के अंदर, नेवल कॉपरेशन के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है। प्लस फिर हमने ब्रह्मोस मिसाइल और ये सब चीजें, डिफेंस कॉपरेशन हाईलाइट्स इंडिया ग्रोइंग पोटेंशियल एज ए डिफेंस एक्सपोर्टर इन द साउथ ईस्ट एशिया। तो ये सब चीजें हमको करनी चाहिए जो हम कर भी रहे हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो सबांग पोर्ट कहाँ पर है, ये समझो सुमात्रा आइलैंड के ऊपर है, नॉर्थ के अंदर है सुमात्रा आइलैंड में, स्टेट ऑफ मलाका का ठीक पास पास में, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक और पोर्ट है यहाँ पे, कोकस, वो भी हमने लिखा है, कीलिंग पोर्ट। अब देखो कितने ज्यादा हम एग्रेसिवली कर रहे हैं इस चीज को परसों। In Australia, the decision to begin the talks at the Comprehensive Free Trade Agreement builds on recent trade liberalization, while the completion of administrative arrangement of the Australian uranium export supports India's ambition plan for expanding nuclear power plant। ये अपन को पता ही है। यूरेनियम, बियॉन्ड यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। मोदी विजिट टू द न्यूजीलैंड, उसके अंदर भी बहुत दिनों बाद कोई ऐसा हुआ है कि न्यूजीलैंड के अंदर कोई गया है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड करा गया है, रिसेंटली कंक्लूड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक्सपेंड इन मैरीटाइम कॉपरेशन, और ये सब चीजें हो रहे हैं। फिर चाइनाज ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इज अट्रैक्टिंग अटेंशन। ठीक है, साउथ पैसिफिक के अंदर हमारा वर्चस्व बढ़ रहा है। अब ये चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये जो दौरा था इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। और आप देखो कितना हाईलाइट भी हुआ है, कितनी सारी चीजें एक साथ हुई है इसके अंदर, है ना। तो हमारा क्रिटिकल मिनरल वाला, हमारे स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स वाले, हमारा डिफेंस कोलैबोरेशन, राइट, ये सब चीजें हम देख रहे हैं। प्लस यूरेनियम जैसा जो 2014 से अटका पड़ा था मामला, वो भी सॉर्ट आउट हुआ। तो यस, इंडियाज प्रिंसिपल कंस्ट्रेंट हैज नॉट बीन इन द लैक ऑफ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव तो हम खूब कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का ये, ऑस्ट्रेलिया का यूरेनियम, साबांग पोर्ट अपन ने ले लिया, ये सब चीजें। बट आप यहाँ पर देखें, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। डिप्लोमेटिक डायमेंशन तो हम कर रहे हैं, बट इट लाइज इन फेलियर टू इम्प्लीमेंट दैम। समझ में आ रहा है? ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है।
हम डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव तो हम खूब कर रहे हैं, पर इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत है। अब हम हिमालय सबांग पोर्ट लें, उसको डेवलप करने में लगा दे हजारों साल, तो इंडोनेशिया भी बोलेगा यार क्या पागल लोग के साथ क्या मतलब किस तरह का ये हुआ, इतना डिले हो गया ये तो, है ना। समझ में आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के यूरेनियम अगर हम अभी स्टार्ट कर दें, फिर लेना बंद कर दें, फिर हम सोलर के ऊपर फोकस कर, ऐसा नहीं। हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सबांग पोर्ट जो है उसके साथ डिस्कशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी उसको डेवलप करके दिखाना पड़ेगा। देखो हम जिससे 2-3 पोर्ट और मिले हमें, और पोर्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया चौक पॉइंट्स के ऊपर पोर्ट अगर आपको मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या बात है। तो इस तरह से इसके अंदर बोल रखा है बस ये कि इम्प्लीमेंट भी आप करो, है ना, सिर्फ ऐसे ही मत करो, इम्प्लीमेंट भी करो। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है बच्चों। ठीक है, और इसके अंदर ना बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको फैक्ट्स की तरह आपको याद रखने हैं, है ना, फैक्चुअल पॉइंट्स। बट ये अपन कल पढ़ते हैं अभी, राइट। ये वाला कल पढ़ लेंगे, वैसे बना तो दिया है मैंने पूरा ये। ठीक है, बट कल ही पढ़ लेंगे इसके अंदर, क्योंकि काफी चीजें हैं तो अभी टाइम भी हो गया, प्लस आज थोड़ा सा मैं थक भी रहा हूँ। राइट, तो कल कल इसको पढ़ते हैं और 2-3 एडिटोरियल्स और पढ़ लेंगे। अभी मैं ये एडिटोरियल आपको पढ़ने को नहीं दूंगा, बिकॉज में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। समझ में आ रहा है? आपको कुछ और दूंगा, ये अपन कल पढ़ेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा ये वाला एडिटोरियल आपको। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।